Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to my YouTube channel Physics by Jad Hashmi। तो यार हम आज एक्सेलरेशन पे बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशन लेक्चर पे बात करने वाले हैं और इसको यहीं पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले बेसिकली एक्सेलरेशन का। हालांकि हमारा काइनेमेटिक्स तो मैंने पूरा लेक्चर अपलोड नहीं किया है यहाँ पर, है ना, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम मुझे एक्सेलरेशन का वीडियो यहाँ पे अपलोड करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक दूसरा चैनल है ड्रिफ्ट एजुकेशन, जिस पर मैंने क्लास 11th का लेक्चर अपलोडेड किया है लाइन बाय लाइन फॉर कंपटीशन 11th IT JEE नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसके लिए ड्रिफ्ट एजुकेशन पे आपका क्लास 11 का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं और इस समय अपलोड हो भी रहा है। तो वहां पर बेसिकली वेक्टर एनालिसिस से स्टार्ट किया गया है, लेकिन कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए। तो यहां पर एक्सेलरेशन पे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि बिकॉज मेरा क्लास चल नहीं पाया एक्सेलरेशन का ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, तो इसलिए मुझे एक्सेलरेशन का अलग से क्लास लेना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। खैर, ऐसे फायदा जो मुझसे पढ़ते भी नहीं है उनको भी फायदा हो जाएगा। तो मैं एक्सेलरेशन में यहां पूरा पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो खैर, ध्यान से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना। आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ, क्या चीज, द रेट चेंज ऑफ, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू W.R.D लिख दो सीधा सीधा, W.R.T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला, मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में पढ़ाया भी जाता है, सॉरी क्लास 11 में पढ़ाया भी जाता है, वो तो पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में आपको बताया जाता है ऐसे सीधा सीधा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। अच्छा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट मैं भी यही बताने वाला था, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन से वो बॉडी चल रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी बढ़ने लगे या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी घटने लगे, मतलब इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोलते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला जो सिस्टम है, इसी में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बेसिकली किसी बॉडी का वेलोसिटी घटता है, बढ़ता है, किसके कारण से, एक्सेलरेशन के कारण से। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी घट जाती है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ड्यू टू व्हाट, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही जिम्मेदार है किसी बॉडी की वेलोसिटी घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी तो उसके में एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो आंसर है हाँ, एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। असलियत में एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ फोर्स, क्योंकि हमने छोटे क्लास में पढ़ा है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा है, फोर्स F इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ फोर्स, तो फोर्स से ये रिलेट होता है, फोर्स से रिलेशन है इसका। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर होगा तो फोर्स होगा। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी या बढ़ेगी या फिर घटेगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, कहने का मतलब ये कि अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कोई इस तरीके से कोई ठेला है, आप समझ सकते हैं ठेला, जिसमें सामान वामान लेकर सब जाते हैं। ये इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा था। अब ये भाई साहब, ये ठेला लेके कोई आदमी है, ठेला लेके इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो इधर आ रहा है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या कर दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, उसको धकेलने लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलने लगूंगा तो बताओ उस ठेले का क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा।
कुछ देर बाद रुक जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी घटने लगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी घटने लगी ड्यू टू व्हाट, फोर्स, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, और वो फोर्स मैंने किधर लगाया था, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, तो इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी घट गई, और फोर्स इज रिलेटेड विद एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो इसका मतलब अगर फोर्स लगाओ चाहे एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है। मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी घट जाती है। तो बॉडी की वेलोसिटी घटी किसके कारण, फोर्स के कारण, और फोर्स इज रिलेटेड विथ व्हाट, एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी बोला जा सकता है बॉडी की वेलोसिटी घटी किसके कारण, एक्सेलरेशन के कारण। समझ आई बात ये चीज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बुढ़ापा आदमी है, उस ठेले को धकेल रहा है, उस ठेले को धकेल रहा है, बुढ़ापा आदमी है, अब धकेल रहा है, ये इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से धकेल रहा है, तो हमने उस बुढ़ापे आदमी को देखा कि वो भाई ज्यादा उम्र का है, और अगर ज्यादा उम्र का है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसकी रफ्तार भी बहुत कम थी, धीरे धीरे उस ठेले को लेके जा रहा था। तो हमने, मेरे दिमाग में आया क्या कि क्यों ना हमें इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बूढ़े आदमी की मदद करेंगे। इसका मतलब क्या हम करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे, जाएंगे जिस डायरेक्शन में इस ठेले का मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में हम क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे, और जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे मींस धक्का देंगे। कहने का मींस मेरा क्या है, धक्का देंगे, और धक्का जैसे ही देंगे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी कब, जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। घटेगी कब, जब हम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इसका मतलब फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में होता है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बॉडी की वेलोसिटी घटती है। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जा रहा है, हमने ना तो फोर्स लगाया ना एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी घटती है या फिर बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइंड ही इसलिए किया गया ऐसे कि द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। समझ में आई यार बात, ये चीज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बाय टाइम। अब मैंने कहा अगर मैं t बराबर क्या ले लूं, 1 सेकंड ले लूं। अगर मैं t बराबर 1 सेकंड ले लूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर डेल्टा v, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकंड इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब जिस बॉडी में वेलोसिटी का चेंज ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सही बात है कि जिस बॉडी में अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगा होगा। अगर फोर्स की वैल्यू कम लगी हो, कम धक्का लगा हो, कम फोर्स लगा हो तो चेंज इन वेलोसिटी कम होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बाय टाइम। इस पे वेक्टर लगा दो क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया, ये वेक्टर लगा दिया, यहां भी हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो इसका यूनिट क्या हुआ, इसका यूनिट आपका बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर का कितना हुआ, मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेसिकली यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है, इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में डॉट लगा दिया पूरा, है ना, समझ लीजिए लिखा हुआ है, इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन दी
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसका मोशन, बॉडी का मोशन ऑफ बॉडी, देन तब क्या होगा, देन वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दो इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अरे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, जब वेलोसिटी घटेगा ही बढ़ेगा नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जिम्मेदार होता है बॉडी की वेलोसिटी को घटाने का और बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ये है a बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चलिए भैया ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन के टाइप कितने होते हैं? जैसे वेलोसिटी के दो टाइप होते हैं, स्पीड के दो टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो उसको लिखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं। जनरली क्या होता है, ये दो ही टाइप ही होता है। एक क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा एक हुआ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा भैया बात तो समझ में आई कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब ये कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही हो कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। लेकिन अगर बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो, मतलब वेरिएबल, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वेरिएबल विथ टाइम और पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो दो टाइप का एक्सेलरेशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। अब देखिए डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, है ना। तो क्या डेफिनेशन होगा? इफ द बॉडी मूविंग इन सच अ वे दैट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल इन इक्वल टाइम, मतलब इक्वल टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहा तो एक्सेलरेशन सेम रहा, क्योंकि हमेशा डेल्टा वी अपॉन टाइम बराबर कितना हो जाएगा? हमेशा ये कांस्टेंट आएगा। If the body moving in such a way that the change in velocity of body is equal in equal time, then acceleration of the body is said to be constant या uniform, and the motion of the body is basically known as uniform motion, है ना। तो ये चीज हो गई हमारे किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन सीधा सीधा क्या याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट बेटा, है ना। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो वही चीज जैसे आपने वेलोसिटी में बताया था, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम, देन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब बदलेगा, इक्वल नहीं है, बदलेगा, ये चाहे घटे चाहे बढ़े,
लेकिन बदलना चाहिए, अगर एक्सेलेरेशन बदला तो ऐसा हुआ, है ना। तो ये चीजें हमने सीखी। अब इसी तरीके से जैसे मैंने वेलोसिटी में पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका एवरेज एक्सेलेरेशन। क्या बोला? एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा जी, हाँ जी, ये होता है। और दूसरा समझ गए सर? कौन, क्या समझे आप? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये चीज है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैंने बताया था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज वैल्यू किसी भी चीज का तब निकाला जाता है जब भी कोई चीज बदलता है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तब किसी चीज का तब निकाला जाता है जब भी कोई चीज बदलता है। मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू तभी निकाला जाता है जब कोई चीज बदलता है। अगर कोई चीज ना बदले तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज तो सेम ही होगा, है ना। चाहे दो टाइम के बीच में पूछ लो, चाहे किसी पर्टिकुलर टाइम के पर पूछ लो, है ना, वो हमेशा उसकी वैल्यू सेम आने वाली है। तो हमें जरूरत कब पड़ेगी? जब हम पूछेंगे कि इंस्टेंट, इस इंस्टेंट में बताओ या उस इंस्टेंट में बताओ, जब उसकी वैल्यू बदलने लगे, है ना। तो जैसे मैंने बोला एक्सेलेरेशन बदल रहा था, तो एक्सेलेरेशन अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मींस क्या होता है? द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज बेसिकली नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, है ना। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन ऐसे बोल सकते हो, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल और बॉडी, पार्टिकल बोलो सही रहेगा, पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बेसिकली नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितनी एक्सेलेरेशन है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और अगर दो टाइम के बीच में पूछा जाए कि बताओ 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में एक्सेलेरेशन कितना है, दैट इज बेसिकली एवरेज एक्सेलेरेशन, है ना। तो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेगा? एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखेगा कि एवरेज एक्सेलेरेशन में बताया था मैंने, जब भी एवरेज बोला जाए तो ऊपर भी टोटल और नीचे भी टोटल, लेकिन फॉर्मूला में ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है, तो लिखोगे क्या कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला? टोटल चेंज इन वेलोसिटी भाई, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम इज बेसिकली नोन एज एवरेज एक्सेलेरेशन, और वी कैन से इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम, ऐसे बोल सकते हो एवरेज एक्सेलेरेशन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को क्या लिखोगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को लिखोगे भाई साहब डीवी वेक्टर अपॉन में dt, ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर अपॉन में dt। मतलब इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिखते थे, इसी तरीके से ये भी लिखेंगे। तो ए बराबर डीवी वेक्टर अपॉन में dt, है ना। लेकिन अगर आप इसका डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन कैसे देंगे? इसको क्या लिखेंगे? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज एन एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब द एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा था क्या मैं? एक्सेलेरेशन होगा, सॉरी, है ना। द एवरेज एक्सेलेरेशन की बात अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का कि द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए तो उसी एवरेज एक्सेलेरेशन को ही क्या बोल देंगे? सीधा सीधा हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिमिट, टाइम छोटा करना है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और यहां क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलेरेशन, वेक्टर लगा दो। अब अगर तुम ध्यान देखो तो क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और यहां क्या लिखना है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसी को क्या लिख दोगे? सीधा सीधा इसी को लिखा जाता है डीवी वेक्टर अपॉन में dt। ये सब तुम जानते हो, कई बार पढ़ाया जा चुका है।
है ना। इसके पहले स्पीड में बताया गया था, वेलोसिटी में भी ऐसा होगा, फोर्स में भी ऐसा होता है ना। कई जगह ऐसे आता है, कई जगह इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे आप तो इलेक्ट्रिक करंट में भी ऐसा ही होता है, तो कई जगह ऐसे पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखें कि ऐसा है ना। एवरेज वैल्यू को ही इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। कब बोला जाता है? जब टाइम डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाए। जब टाइम डिफरेंस बड़ा होगा तो हमेशा एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको तो समझ में आ गई। एक चीज आप देख रहे होंगे, क्या कि बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा एस, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? हटा दो, वेक्टर हटा दो। फिर पढ़ा आपने वेलोसिटी, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन, है ना। सबसे पहले पढ़ाया गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके। तो अगर हम एस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। उल्टा भी हो सकता है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी पता हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे? डिफरेंशिएशन से। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन भी पता हो तो वेलोसिटी आ सकता है, और अगर वेलोसिटी पता हो तो डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। कैसे? आओ देखो कैसे। ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने बताया वेलोसिटी v बराबर कितना? वेलोसिटी v बराबर ds अपॉन में dt। तो ds बराबर क्या लिख सकते हो? बड़े प्यार से ds बराबर लिख सकते हो v dt। इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है, भाई साहब इसको प्यार से इंटीग्रेट कर दो, है ना। इसको प्यार से इंटीग्रेट कर डालो, और जैसे आप इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। इंटीग्रेट क्या मतलब? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। या भी ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट s1 से लेके डिस्प्लेसमेंट s2 तक, और ये टाइम t1 से लेके टाइम कहां तक? t2 तक। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? ये रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस में s1 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, t1 से लेके t2 तक। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि अगर हमें वेलोसिटी पता होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। देखो ना, वेलोसिटी पता होगा डिस्प्लेसमेंट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन पता होगा तब आप वेलोसिटी पर भी जा सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया a बराबर कितना? dv अपॉन में dt। तो dv बराबर कितना? a इंटू में dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, है ना। टाइम t1 पर इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, टाइम t2 पर इसकी वेलोसिटी मान लो कितना है? v2। ऐसे लिमिट लगाया जाता है। इधर टाइम लोअर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है भाई, है ना। और मैंने भी पढ़ाया है। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स के बेसिक मैथ पहले पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि बिना मैथ के फिजिक्स नहीं आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी मैथ पढ़ना पड़ेगा उस मैथ के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। और जो भी मैथ है मैंने 4 लेक्चर में, पूरी फिजिक्स का मैथ मैंने 4 लेक्चर में पढ़ाया है। अगर वो आपने 4 लेक्चर पढ़ लिया, आधे घंटे का, लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे का, अगर 2.25 घंटे का आपने लेक्चर ले लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा मैथ में, आपके मैथ में नहीं, फिजिक्स वाले मैथ में, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप देखें तो समय t1 पर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 था। इनिशियल टाइम t1, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल टाइम t2, फाइनल वेलोसिटी v2। मतलब जो प्रोसेस यहां करेंगे वही प्रोसेस यहां करेंगे। यहां इनिशियल है तो यहां इनिशियल, यहां फाइनल होगा तो यहां फाइनल। तो जब टाइम t1 था यहां वेलोसिटी v1, जब टाइम t2 था यहां वेलोसिटी v2। जब इसको रखोगे लिमिट तो इसकी वैल्यू आएगी चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस में v1 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। टाइम t1 से लेके कहां तक? t2 तक। ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ गया। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और आपका क्या आ गया? आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरीके से आएगा, चेंज इन पोजीशन। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो तो वेलोसिटी आ जाएगा, अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाता है। अच्छा, अब अगर दोनों आ जाता है तो कैसे आता है? बाय इंटीग्रेशन।
बाय इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पता हो तो वेलोसिटी भी आ सकता है, लेकिन उल्टा चलने पर। सीधा चलेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एंटी डिफरेंशिएशन, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी डिफरेंशिएशन। आई होप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है ना। इसी से अच्छे क्वेश्चन फिजिक्स में हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये सॉल्व देखिए हो रहे हैं। ये समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे क्या क्या आना है। तो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, और मैं भी समझ लेता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि वैसे ही मैं फालतू बोल रहा हूं। चलो आओ देख लेते। इफ v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, क्या बोला, इफ v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर देन फाइंड, क्या फाइंड, पहला एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इन 3 सेकेंड, उसी टाइम में। स्क्रीन पॉज करके करना, नकल नहीं मानना, मैं तो तुरंत बताऊंगा, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता ना आपको तो मैं दे देता और से सॉल्व कराता। अब लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हुआ, और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हुआ तो चीटिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको पॉज करेंगे स्क्रीन, उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ठीक है। 2 मिनट है, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, 2 मिनट बाद फिर स्क्रीन को उसको पॉज हटाकर उसको आप देख सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। चलो मैं बताता हूं। तो इफ v बराबर 2t स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सर ने अभी बता दिया कि वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करने से। आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पीछे आएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। आगे जा रहे हैं तो आगे कैसे जाएंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आता है। तो आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर पीछे बढ़ेंगे मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस यही दिमाग में रखना है यार। फिजिक्स एकदम सिंपल होती है, कुछ होती नहीं है। बस यही चीज छोटी छोटी बात दिमाग में आपको रखनी है कि क्या ट्रिक है। अब देखो, तो डिफरेंशिएट कर दो। v बराबर कितना है, 2t स्क्वायर। v बराबर कितना, 2t स्क्वायर। तो v बराबर अगर 2t स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dv अपॉन में dt। ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt। अच्छा, v का वैल्यू रखो तो क्या रखेगा, d dt ऑफ 2t स्क्वायर, और 2 बाहर हो जाएगा तो a बराबर 2 बाहर हो गया, d dt ऑफ t स्क्वायर। t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर की वैल्यू आने वाली बेटा 2t, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 4t। तो एक्सेलरेशन a बराबर कितना आपके पास आ गया, 4t आ गया। ओके, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, बताओ ये एक्सेलरेशन जो आया हुआ है बॉडी का, क्या ये यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या आंसर होने वाला है, तो आंसर बेटा आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बदल रहा है टाइम के साथ। देखो, t बराबर 0 रखो, a की वैल्यू 0, t बराबर 1 रखो, a की वैल्यू 4, t बराबर 2 रखो, a की वैल्यू 8, t बराबर 3 रखो, a की वैल्यू 12। मतलब देखो टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है ना। समय 0 पर एक्सेलरेशन 0 था, समय 1 सेकंड पर कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय 2 पर कितना था, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय 3 पे कितना था, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बदला ना, और अगर एक्सेलरेशन बदल गया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ ना।
और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था, इसीलिए मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड। 3 सेकंड में बताओ एक्सेलरेशन। और अगर 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, 3 रख दो तो 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू कितना, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। और ऐसे नीचे लिख सकते हैं t बराबर 3 पर। अब किसी भी टाइम में पूछता आप बता सकते थे, 3 पे पूछे, 6 पे पूछे, 10 पे पूछे, 15 पे पूछे, बस टाइम की वैल्यू तो रखनी है कितने में पूछा। दूसरा क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। इनका मतलब होता है एवरेज पूछ रहा है। अगर एवरेज आपको डायरेक्ट कह दे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कह रहा है, इन कह रहा है, इनका मतलब भी एवरेज होता है। अच्छा, एवरेज तो हमेशा 2 टाइम के बीच में निकाली जाती है सर, यहां तो एक ही टाइम दे रखा है 3 सेकंड। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर 3 सेकंड दे रखा है, एक टाइम दे रखा है, तो हमेशा इनिशियल टाइम क्या मानना है, 0 टाइम मानना है, मतलब t बराबर 0। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो समय 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन इन 3 सेकंड का मतलब क्या है, 0 और 3 सेकंड के बीच में। लेकिन अगर स्पेशली दे रखा है कि इस टाइम और उस टाइम के बीच में निकालो, तो दे रखा है, उसमें क्या है। तो और देखते हैं इसको, एवरेज एक्सेलरेशन। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कितने पर, t बराबर 0 पर, तो वेलोसिटी 0 आ गया। कितने पर, एट t बराबर 0। फाइनल वेलोसिटी कितने पर, 3 सेकंड में पूछ रहा है, फाइनली टाइम तुम्हारा 3 है, 3 सेकंड रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3, 3 जा 9 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने में पूछा गया भाई, t बराबर 3 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 0 से लेके 3 सेकंड, टोटल टाइम तो 3 है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कितना, 18, 0 से बढ़ के 18 होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल, अपॉन में कितना हो गया, टाइम, टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 18 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना, 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एवरेज तुम्हारा 6 आ रहा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस तुम्हारा 12 आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कोई खास बात नहीं होता है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करें, फिर आपको एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन एज v बराबर v नॉट, v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन एज v बराबर v नॉट, v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, तो बताना आपको यह है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा किसी टाइम t पर। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट, फाइंड एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हो, ऑप्शन लिखना हो तो लिख सकते हो, या ऐसे ही करो, एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। देखो डिफरेंशिएट मार दो ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर डीवी अपॉन में कितना बेटा, dt। तो ए बराबर ध्यान से अगर तुम देखो तो डी डी टी ऑफ क्या हो गया, v, और v की वैल्यू कितनी है, v नॉट प्लस जी टी प्लस कितना, एफ टी स्क्वायर। सही दिख रहा है ना। ये डिफरेंशिएट मार दो अलग अलग, क्योंकि प्लस है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ v नॉट प्लस डी डी टी ऑफ जी टी प्लस डी डी टी ऑफ एफ टी स्क्वायर, इज आर नॉट। अच्छा ये कांस्टेंट था, देखो वेरिएबल सिर्फ टाइम t है, कांस्टेंट क्या है, v नॉट, g और f। अब कहोगे v नॉट सर इनिशियल वेलोसिटी, नहीं इनिशियल वेलोसिटी है, चलो मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी भी है तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। किसी भी चीज की इनिशियल चीज हमेशा कांस्टेंट होती है।
है ना। तो वी नॉट जी और एफ कांस्टेंट है। अब मैं आगे बताऊंगा कि मैं इनिशियल को कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तब, है ना। मैं तुमको एकदम एलोबरेट करके बताऊंगा कि हाँ कांस्टेंट ही क्यों होता है इनिशियल चीज। खैर, तो अभी ये वी नॉट जी एफ मान लो क्वेश्चन दे रखा है कांस्टेंट, लिख लेना क्वेश्चन में, है ना। वेयर वी नॉट जी एंड स्मॉल एफ इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट चीज का डिफरेंस वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन हो तो कांस्टेंट बाहर। ये सीखा है डिफरेंशिएशन में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, ये तो 0 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ये 0। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया, 0 प्लस में जी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, टाइम टी, प्लस में कितना हो जाएगा एफ बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, टी का स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया, टाइम का ये टी का कितना हो गया 1, तो बचा जी प्लस टी स्क्वायर का कितना होता है 2t, तो एफ इंटू में कितना हो गया 2t। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना मिला बेटा, एक्सेलरेशन ए बराबर मिला g प्लस 2ft, दिस इज द एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। बस डिफरेंशिएशन ही किया है मैंने, कुछ किया नहीं है। अरे यार फिजिक्स तो यही खत्म हो गई ना, उसके बाद मैंने किया क्या, मैथ किया, मैंने फिजिक्स नहीं किया, मैंने मैथ किया है ना। फिजिक्स तो यही खत्म हो गई, या फॉर्मूला आपको पता है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएशन ये तो अब मैथ का काम है, लेकिन वही वो भी अगर आपको अच्छी आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। तो a बराबर g प्लस 2ft, तो ये किसी भी टाइम t पे, बताओ ये वेरिएबल है कि नहीं, तो आंसर है हाँ वेरिएबल है, क्योंकि a t पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे देख लिया करो कि जिस चीज को पूछा जा रहा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, क्या वो किसी चीज पे डिपेंड कर रही है जो बदल रहा हो। देखो डिपेंड तो ये g पर भी कर रही है, डिपेंड तो ये f पर भी कर रही है, लेकिन g और f कांस्टेंट था। टाइम बदल रहा है, लगातार बढ़ रहा है भाई टाइम, अगर लगातार बढ़ रहा है टाइम अगर बढ़ रहा है तो टाइम पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर गया, और एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर गया तो एक्सेलरेशन बदल गया, और अगर एक्सेलरेशन बदल गया तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो यूनिफॉर्म नहीं रहा तो क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि एक्सेलरेशन बताओ 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन बताओ 4 सेकंड पे, एक्सेलरेशन बताओ 6 सेकंड पे, है ना। तो अगर t बराबर 1 सेकंड में पूछे तो एट t बराबर 1 सेकंड में पूछे तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना होगा, एट t बराबर 1 सेकंड पे पूछेगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन a बराबर कितना होगा, g प्लस 2f। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, किसी 1 सेकंड में पूछा हुआ था। तो पहले आप क्या निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहले टाइम किसी चीज की वैल्यू निकाला करिए। जब भी कुछ भी चीज पूछे तो पहले किसी भी इंस्टेंट पे निकाला करो, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला करो। जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारी वैल्यू निकल जाए, बस टाइम रख दो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इसको खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, कि कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल y इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब। सही है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस में डी टी क्यूब, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कह रहा है बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी पहला, और दूसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन। चलो मान लो पूछ लिए, अभी को आया है अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, और क्या पूछा है, और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, और दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मिर्जापुर से मुंबई तक पहुंचने का रास्ता क्या है। पहले आप इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद से फिर मुंबई जाएंगे। एक एग्जांपल ले लिया, रुकते तो कई जगह हैं, है ना। पहले आप कहां जाएंगे, इलाहाबाद। हालांकि अब इलाहाबाद कई ट्रेनें नहीं जाती हैं, वहीं छिंकी से ही मुड़ जाती है। मान लो इलाहाबाद गया, इलाहाबाद ट्रेन गया, इलाहाबाद से फिर मुंबई गया, तो पहले इलाहाबाद तो पहुंचो,
फिर मुंबई जाना यार, है ना। पहले इलाहाबाद पहुंचो। तो ध्यान से अगर तुम देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो पहले वेलोसिटी पे पहुंचो, तब एक्सेलरेशन पे जाना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन पे पहुंचना है। ध्यान से अगर तुम देखो तो वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी v बराबर dy अपॉन dt। ये क्या कर दिया सर, ये तो dx अपॉन dt होता है। अरे x के, अगर मैं x मानूंगा तो dx अपॉन dt लिखूंगा, y मानूंगा तो dy अपॉन dt लिखूंगा, z मानूंगा तो dz अपॉन, अरे तो सिंबल है ना भाई, नाम है वो, नाम में क्या रखा है, काम उसका करो, उसका काम देखो ना, वो काम क्या कर रहा है। तो dy अपॉन dt, तो ध्यान से अगर आप देखें तो dy अपॉन dt, y की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू। अच्छा ये है, हाँ ये। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएट मार दो। अब तो मैथ का सवाल हो गया ना, अब मारो डिफरेंशिएशन। सर ये मैथ बड़ा लफड़ा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से अच्छे सॉल्व होते हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए सीखो इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब कि लोग देखता रह जाएगा, है ना, देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे, ये चीजें। अच्छा देखो सर बकवास ज्यादा करते हैं आप, थोड़ा बहुत ध्यान रखो। इधर कितना हो गया ये डी ए अपॉन में डी टी। अब ये ए एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। इसको कुछ बदल दूं क्या, मैं इसको बदल दूं, इसको मैं अल्फा कर देता हूं, चलो इसको बदल दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये हो गया अल्फा, ये तुम्हारा हो गया बीटा, ये तुम्हारा हो गया गामा, इसको क्या लिखो, इसको क्या लिखो, डेल्टा, ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको बदल दो, सिंबल बदल डालो। तो सिंबल बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा गामा, ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा, हाँ ये डेल्टा। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा अल्फा, प्लस में फिर डिफरेंशिएट करोगे किसको, डी डी टी ऑफ बीटा टी प्लस डी डी टी ऑफ गामा टी स्क्वायर माइनस में डी डी टी ऑफ डेल्टा टी क्यू। सही है, अब करो डिफरेंशिएशन। अब ध्यान देखो ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, ये चला गया ये। और सब में जितने भी कांस्टेंट दिख रहे हैं लेकिन सबके साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर, यही कॉन्सेप्ट है। अगर खाली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है तो वो कांस्टेंट बाहर है, तो ये बाहर हो जाएगा। तो v बराबर कितना बचेगा, v बराबर बचेगा बीटा बाहर डी डी टी ऑफ कितना t प्लस गामा बाहर डी डी टी ऑफ कितना t स्क्वायर माइनस में डेल्टा बाहर डी डी टी ऑफ कितना t क्यूब। सही है, ध्यान से अगर तुम देखो तो वेलोसिटी आ गई, t का कितना हो गया 1, तो ये आ गया बीटा, ये कितना आ गया t स्क्वायर का 2t, तो हो गया 2 गामा t, और t क्यूब का कितना माइनस में 3 डेल्टा टी स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम पे होता है बेटा, 0 है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज एट t बराबर 0, याद रखना हमेशा। समय शून्य पर अगर बॉडी, मैंने कई बार बोला है कि समय शून्य पर बॉडी स्टार्ट होती है मोशन करना। अगर बॉडी का मोशन समय शून्य पर स्टार्ट होता है तो t बराबर 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो t बराबर 0 रखो, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यहां लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज एट, विल बी, ऐसे लिख दो, विल बी एट t बराबर 0, समय शून्य पर। तो समय शून्य पर है, कितना होगा, t बराबर 0 रखो, यहां 0 तो पूरा खत्म हो गया, यहां 0 ये भी पूरा खत्म हो गया, तो वेलोसिटी v बराबर कितना हो गया, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दूसरा क्या पूछा है, एक्सेलरेशन किसी टाइम टी पर, टाइम नहीं दे रखा ना तो किसी भी टाइम टी पे पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। इसको दोबारा डिफरेंशिएट मार दो। अब देखो इसको कर लेना डिफरेंशिएशन, है ना, मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसको जब तू डिफरेंशिएट करेगा तो बीटा का जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेगा, dv अपॉन में dt, एक आध लाइन तो ऐसे लिखोगे। तो एक्सेलरेशन a बराबर देखो बीटा का जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो 2 गामा बाहर होगा, t का 1 हो जाएगा, और t स्क्वायर कितना होगा 2t होगा, तो ये कितना हो गया 6 डेल्टा। तो इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास 2 गामा माइनस में 6 डेल्टा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर बन गया, खैर मैंने थोड़ा सा और डिटेल में समझाया ना, इसलिए लंबा लेक्चर बन गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अपने अगले क्लास में इसी के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।